गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे शहरीकरण और आजीविका। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह भारत में भी कंपनियों की स्थापना, उद्योगों की स्थापना शुरू होने लगी और उद्योगों की स्थापना ने रफ्तार पकड़ लिया। यानी 1914 तक आते आते पूरे भारत में लगभग 144 सूती मिलों की स्थापना यहाँ पर या कपड़ों की मिलों की स्थापना हो चुकी थी। बाद में धीरे धीरे यहाँ पर बिरला ब्रदर्स ने भी कई तरह की कंपनियों की स्थापना की और धीरे धीरे कंपनियों की स्थापना का सिलसिला चलता रहा। बाद में 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्ची नामक स्थान पर, जो जमशेदपुर में आज पड़ता है, आज रांची के झारखंड में चला गया, तो जमशेदपुर के साक्ची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। यानी टाटा जिसको बोलते हैं टाटा कंपनी, उसकी स्थापना की, जिसमें लोहे के उत्पादन पर काफी वृद्धि हुई। और वो एक ऐसे थे, जमशेदजी टाटा जी ने उद्योगों के बारे में काफी जानकारी थी, उद्योगों के बारे में उनकी काफी सूझबूझ थी, उनको काफी जानकारी थी। इससे इस उद्योग से लौह उद्योग के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, लौह उद्योग में काफी तेजी से विकास हुआ। इसके बाद 1955 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में भी इस्पात कारखाना यानी लौह उद्योग का कारखाना भी स्थापित किया गया, स्टील का कारखाना स्थापित किया गया। अभी भारत में लगभग 7 स्टील प्लांट है जो सरकार के अंतर्गत चलते हैं, जो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत चलते हैं। इसमें इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हीरापुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती यानी कर्नाटक, राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला उड़ीसा। ये सारी कंपनियां हैं जो आजकल भारत में काम कर रहे। भिलाई स्टील प्लांट भिलाई, दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर और बोकारो स्टील प्लांट बोकारो। तो बोकारो और टाटा ये दोनों उस समय बिहार में आते थे, लेकिन आज वो झारखंड में चले गए हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर उद्योगों की स्थापना होने लगी। यानी लौह उद्योग को उद्योगों का जननी कहा जाता है। लौह उद्योग को उद्योगों का जननी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब अगर कोई कंपनी की स्थापना करेंगे तो उसमें लोहे की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है और लोहा का उत्पादन लौह उद्योग से होता है। तो जब लौह उद्योग बढ़ा तो लोहा का उत्पादन बढ़ा और उस लोहे से अलग अलग मशीनों, अलग अलग कंपनियों की स्थापना होती चली गई। इसीलिए लौह उद्योग को उद्योगों का जननी कहा जाता है। उद्योगों का जन्म देने वाला उसको उद्योग कहा जाता है। उसके बाद सन 1929-33 यानी 1929 से लेकर 33 यानी 1929-30 में आर्थिक विश्वव्यापी मंदी आई। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई, जिसका प्रभाव, जिसका असर भारत के उद्योगों पर भी हुआ। यहाँ लोग प्राथमिक स्तर की जो वस्तुएं थी उसमें भारत आत्मनिर्भर था। प्राथमिक जो वस्तुएं थी यूज के, उपयोगी लायक लोगों के, उसमें भारत आत्मनिर्भर था। लेकिन फिर भी उसका मूल्य घटकर आधा हो गया। उसका मूल्य जितना था उतना मूल्य नहीं रहा, उसका कोई मूल्य नहीं रहा और उसका मूल्य घटता चला गया। और निर्यात जो किए जा रहे थे सामान, जो निर्यात हो रहे थे सामान, जिससे विदेशी पूंजी ज्यादा आ रही थी, उसका मूल्य भी घट गया और इसका धीरे धीरे इससे भारत में क्षति होना शुरू हो गई। हर क्षेत्र में क्षति होनी शुरू हो गई। तो एक प्रभाव वो यहाँ पर बना भारत में विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी आई थी 1929-31 में। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जब घाटे में जा रही थी तो उस समय उनको पूंजी की आवश्यकता थी, पैसों की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी फिर से खड़े होने के लिए। और इसी क्रम में भारत सरकार ने 1895 में पंजाब नेशनल बैंक, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1907 में इंडियन बैंक, 1911 में सेंट्रल बैंक और 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर, द ज्वाइंट स्टेट स्टॉक बैंकों की स्थापना की गई। इन सब बैंकों की स्थापना की गई और ये बैंक भारतीय उद्योगों के विकास में बहुत असरदार साबित हुए, बहुत सहायक साबित हुए। क्यों? क्योंकि बैंक
उद्योगों को पैसा उपलब्ध कराते थे और उस पैसे से उनका विकास होता चला गया और उसके विकास से फिर उद्योगों ने एक अलग रफ्तार पकड़ी। जो पूंजी की आवश्यकता थी उद्योगों को, वो पूंजी मिलने लगी उनको, क्योंकि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण मूल्य घटने लगा था, उत्पादन मशीनों के द्वारा अधिक हो रहा था। उसके बाद जो हाथों से उत्पादन हो रहा था उसकी स्थिति खराब हो गई थी। क्योंकि उसका हाथों से बिना हुआ जो चीज था, जो बुनकर यहाँ बेचते थे, उसकी मांग थी और वो उसका अधिक मूल्य का मिलता था, उसमें समय अधिक लगता था, उसमें अधिक दाम में लगता था, वो अधिक महंगा होता था और महंगा होने के चलते जब मांग बढ़ गई तो बिक रहा नहीं बाजार में, और बिका नहीं बाजार में तो जो बुनकर थे वो बेकार होने लगे। अब वो उनके पास उनका सामान बिक नहीं रहा था, तो ऐसी स्थिति आ गई थी। तो थोड़ा सा उस समय भारतीय उद्योग पर असर पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन बैंकों की स्थापना के बाद धीरे धीरे फिर उसमें सुधार होता चला गया। और ये उस समय और आज का समय कि भारत अपने पूरे उद्योगों के मामले में आत्मनिर्भर है। आज भारत बहुत सारे सामानों का निर्यात भी कर रहा है, बहुत सारे सामानों का आयात भी हो रहा है, लेकिन आज हम मशीनों के मामले में भी आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। तो ये था औद्योगिकरण, किस प्रकार भारत में औद्योगिकरण हुआ, किस प्रकार उद्योगों की स्थापना की, उद्योगों के विकास के लिए बैंकों की स्थापना की गई भारत सरकार के द्वारा। तो ये था। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिकरण का परिणाम, यानी औद्योगिकरण का भारत में क्या परिणाम हुआ, क्या क्या उसके अच्छे परिणाम हुए, क्या बुरे परिणाम हुए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।